हेमंत बिस्व शर्मा। राहुल का मुकाबला इस सोच से भी है क्योंकि अब क्या हो गया है, इनमें से 3 में से 2 इनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, इनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की है। अगर बात करें हेमंत बिस्व शर्मा, ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे, मगर जब ये लोग शामिल हुए बीजेपी में, तब जिस तरह के नफरती बयान ये लोग देते हैं, ये लोग भाजपा के बाकी नेताओं से भी ज्यादा सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें आरएसएस की नजरों में खुद को और भी ज्यादा कट्टर साबित करना है, यानी कि और भी ज्यादा कट्टर बयान दो ताकि आरएसएस में खुद को और ज्यादा प्रिय बनाओ, आरएसएस के पसंदीदा बनाओ। जबकि इनका कोई लेना देना नहीं आरएसएस की विचारधारा से, मगर जैसे ही भाजपा में शामिल हुए, नफरती बयान देना शुरू। और यही हालत उन तमाम प्रवक्ताओं की है जो दूसरी विचार, आपको यह पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी कि जो मतभेद हैं उससे आप कम कीजिए। इसके अलावा अमित शाह नफरत की बात करते हैं। अमित शाह कहते हैं कि भाजपा ने इतने सालों नफरत का सामना किया, आज हम पश्चिम बंगाल में सत्ता में आ गए। अभी आप सत्ता में भी नहीं आए अमित शाह, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या हो रहा है राज्य में, एक एक करके। सबसे पहले देखिए, बुलडोजर के साथ कोलकाता के न्यू मार्केट एरिया में घुस गए, टीएमसी के दफ्तर को तोड़ा गया, कुछ मीट शॉप्स को तोड़ा गया। दूसरा, जगत बल्लभपुर में टीएमसी के दफ्तर में आग लगा दी गई, यह दूसरी तस्वीर है। तीसरा, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा जा रहा है, यह देखिए आपके सामने। अब हावड़ा टीएमसी में जो बुजुर्ग नेता हैं श्यामल मित्र, उन्हें भाजपा के गुंडे किस तरह से पीट रहे हैं आपके सामने। मैं ये वीडियो आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि अमित शाह ये कह रहे हैं कि भाजपा काफी हिंसा का सामना करके आज पश्चिम बंगाल सत्ता में आई है। ये देखिए, माना जाएगा। कांग्रेस के 5 विधायक समर्थन दे दिया। राहुल गांधी के कहने पर सीपीआई ने 2 विधायक अपने दे दिए, सीपीएम ने भी 2 विधायक दे दिए, वीसीके ने भी 2 विधायक दे दिए, और 118 तक ये गिनती पहुंच रही है। यानी कहीं ना कहीं बहुमत हासिल कर लिया। अब गवर्नर साहब ने मिस्टर विजय को बुलाया, और बुलाना ही पड़ता है, संविधान तो यही कहता है कि अगर नंबर हैं तो आप बुलाइए। लेकिन अभी भी थोड़ा सा पेच है कि गवर्नर साहब एकदम से हाँ कैसे कर दें। पिछले 4 दिन से जो आदमी इतने प्रेशर में ना कर रहा है, वो हाँ कैसे कर देगा। तो गवर्नर साहब ने अभी ये तो कहा है कि हाँ हम देखेंगे, आप सरकार बना सकते हैं। लेकिन विजय चाहते थे कि साहब कल बहुत अच्छा दिन है, शुभ मुहूर्त है, कल ही हम शपथ ले लेते हैं। तो अभी गवर्नर साहब ने कहा नहीं, कल नहीं, हम बताते। लेकिन अल्टीमेटली गवर्नर साहब को एक्सेप्ट करना पड़ा है प्रपोजल विजय का, और जल्द ही विजय। तमिलनाडु में 10 विधेयकों को तत्कालीन राज्यपाल आर.एन. रवि ने मंजूरी नहीं दी, लौटाया। विधानसभा ने दोबारा पास किया, लेकिन तब भी मंजूरी नहीं दी। 12 अप्रैल 2025 का हमारा वीडियो जरूर देखिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने अवैध और सरासर गलत काम किया है। आर.एन. रवि इस समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, शुभेंदु अधिकारी को शपथ दिला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में तब कहा कि 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने का राज्यपाल का फैसला अवैध और मनमाना था, इसीलिए उनके फैसले पर रोक लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी करने के बाद राज्यपाल ने विधानसभा में पास कानूनों को मंजूरी दी थी। क्यों किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि राजभवन को आदेश दिया जाए कि विजय की पार्टी को सरकार। यंग इंडिया में उन्होंने 2 ऐसे आर्टिकल लिखे थे जो कि बिल्कुल सेडिशियस माने जाते थे। तो बहुत लंबी कहानी है जो हमने प्रेस की आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने लड़ी, और फिर उसका पूरा मकसद यही था कि आज़ादी के बाद एक फुल पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि प्रॉमिस तिलक के टाइम से हो रही थी। 1895 में तिलक ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल पब्लिक में पारित नहीं किया, चलाया, जिसमें एडल्ट फ्रेंचाइज की बात ऑलरेडी आ गई थी, जबकि दुनिया में अभी एडल्ट फ्रेंचाइज बहुत दूर था। और फिर नेहरू रिपोर्ट में महिलाओं को वोट मिला, जो एग्जैक्टली, और नहीं, नेहरू रिपोर्ट में और फिर जो कराची रेजोल्यूशन है उसमें तो बिल्कुल साफ। सो 1931 ये तो तब तक तो कांग्रेस ने और नेशनल मूवमेंट ने और ऑल पार्टीज ने ये मान ली थी, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये बिल्कुल
साफ आ गई थी बात। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो एडल्ट, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे वो और कोई इंस्टीट्यूशन हो, डेमोक्रेसी को ख़त्म करना अगर आपको है किसी भी मुल्क में, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो अपनी एक यही तो गुजरात इंटेग्रिटी है, मॉडल था, यही तो गुजरात मॉडल यही था। गुजरात मॉडल था और यही ट्रंप मॉडल है। और ये संयोग थोड़ी है कि ट्रंप साहब इस देश में अभी भी बहुत सारे लोगों के आदर्श हैं। तो भाई आपको बताऊं, मैं अभी शुभेंदु अधिकारी ने एक भाषण दिया था, अभी उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को वोट करना चाहिए, नहीं तो ये बांग्लादेश बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। ये तो देखिए कहते ये हैं। तो देखिए सीधी सी बात है। अरे मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मैंने ट्विटर पर, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन एक सज्जन जो उस तरह के राइट विंग इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं, उन्होंने बाकायदा लिखा था कि बंगाल में कश्मीर की तरह परमानेंटली कुछ अरसे के लिए सेंट्रल रूल कर दिया जाना चाहिए, डिप्टी गवर्नर होना चाहिए व लेफ्टिनेंट गवर्नर होना चाहिए, और उसकी स्थिति जो है वो मतलब केंद्र शासित प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा खेला हो गया है दोस्तों। AIDMK और DMK जो पार्टी है 67 साल से द्रविडियन मॉडल पर रूल कर रही थी तमिलनाडु में, वहाँ से विजय की जीत का होना कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है दोस्तों। त्रिकोणीय मुकाबला क्यों बन चुका है दोस्तों? क्योंकि 2 सीटें कि इतने 70 साल हो गए, 67 साल हो गए कि वहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्टियाँ थी जो आपस में भिड़ती थी और सरकारें बनाती थी, ठीक है। इस बीच एक नई पार्टी का उदय होना कहीं ना कहीं सत्ता के लिए खतरा है इन दोनों पार्टियों के लिए, ठीक है। वहाँ पर बहुत सी पार्टी हैं, जैसे TVK होगी, MUL हो गया, PVK हो गई, ठीक है। इनकी 2-2 सीटें ज़रूर आई हैं, पर जिस तरह से TVK की सीटें आई हैं तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु में एक नया परिवर्तन क्या देखने को मिल सकता है। तो अभी देखते हैं दोस्तों। हालांकि TVK जो चीफ हैं उनका बयान है कि वो गवर्नर से 4 बार मिल चुके हैं, ठीक है, और चारों बार ही वो सरकार बनाने में असमर्थ रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि आप अपना समर्थन पत्र लेके आइए, तब जाकर हम आपकी सुनेंगे। हालांकि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनके पास फुल मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी शो ऑफ के लिए सभी पास है, आप उनको क्यों नहीं सत्ता में आने देते? हाँ, बीजेपी के पास एक विधायक है, तो बीजेपी अपने 118 विधायक पिछले 5 सालों में प्रूव कर देगी, तो आप वहाँ पर बीजेपी की सरकार बना दो, ठीक है। गवर्नर से 4 बार मिलने के बाद भी सरकार का ना बनना कहीं ना कहीं संकेत देते हैं कि अभी हालात तमिलनाडु में भी सही नहीं है, ठीक है। और क्या फिर से इलेक्शन हो सकते तमिलनाडु में? इसके बारे में भी अभी कुछ क्लियर स्टैंड नहीं कहा जा सकता।